recording is being started और सो ऑलराइट, यहाँ तक हमने कल जो हमने आखिरी काम किया था वो हमने डेटाबेस को समझा था और डेटाबेस में हमने एक डेटाबेस मैनुअली क्रिएट किया था। आई एम सेइंग इट मैनुअली बिकॉज आज के बाद हम डेटाबेस कभी भी खुद यहाँ आके मैनुअली क्रिएट, एवरीथिंग वुड बी हैंडल्ड बाय मोंगूज, ठीक। और मोंगूज को हम क्या देंगे, मतलब मोंगूज के जरिए एक स्कीमा क्रिएट करेंगे और वो बाकी सारा काम वही संभालेगा हमारा। तो इसका मतलब ये है कि जो कल हमने डेटाबेस बनाया था ये तो समझ चुके हैं आप। डेटाबेस में कलेक्शंस होती हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होती हैं और वो आपने देख लिया था कि फील्ड्स को हम कैसे देते हैं। तो आज मैं टू बिगिन विद आई वांट टू डिलीट द डेटाबेस दैट आई मेड यस्टरडे, ठीक। सो मैंने डिलीट पे दिया तो उसने कंफर्मेशन दी कि आप एक्सीडेंटली तो डिलीट नहीं कर रहे, यू नो द कंसीक्वेंसेस। तो ये एक दफा आपसे कंफर्मेशन पूछता है जी कि आप यही नाम यहाँ टाइप करें ताकि पता चले कि आप एक्सीडेंटली डिलीट नहीं कर रहे बल्कि आप खुद होशो-हवास में रह के डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली डेटा सेंसिटिव भी हो सकता है डेटाबेस के अंदर, तो सेंसिटिव डेटा को एक दफ़ा डिलीट कर दें तो वापस उसका मिलना मुश्किल होता है। सो वी डोंट हैव एनी डेटाबेस ऑफ आवर ओन। ये 3 जो है वो बिल्ट इन पहले से आते हैं, प्री क्रिएटेड डेटाबेसेस इन द लोकल होस्ट। सो हमारे लोकल होस्ट में हमारा जो डेटाबेस रन हो रहा है वो लोकल होस्ट किस पोर्ट पे रन हो रहा है? 2707। तो इसका मतलब हम 3 ऐप्स पे काम कर रहे हैं। जब हम मन स्टैक की बात करते हैं तो एक हमारा फ्रंट एंड चलता है, वो भी किसी पोर्ट पे अलग, वो भी लोकल होस्ट पे होता है लेकिन पोर्ट अलग होती है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हमारा बैकएंड चलता है, वो भी लोकल होस्ट पे चलता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता कि वो अलग पोर्ट पे चलता है। और हमारा डेटाबेस वो भी लोकल होस्ट पे है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता, वो अलग पोर्ट पे। तो अब आपको पोर्ट का लफ्ज तो बार बार मतलब समझ आ गया होगा। लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द स्कीमा। और स्कीमा के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमने मोंगोडीबी में खुद जाके डेटाबेस क्रिएट नहीं करना, हमने सिर्फ क्या बनाना है, स्कीमा बनाना है। स्कीमा बनाने के लिए कल मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये बताया था जी कि हमारे पास एक पैकेज है, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है विच इज कॉल्ड मोंगूज। और ये मोंगू क्या है, कल मैंने आपको कहा था इट्स एन ओडीएम। और ओडीएम क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। और ये क्या होता है, आपको पता है कि प्लेन ऑब्जेक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स एक जैसे, तो प्लेन ऑब्जेक्ट्स या जेसन को मैप करता है डॉक्यूमेंट्स पे और डॉक्यूमेंट्स को मैप करता है। तो ये काम है बेसिकली ओडीएम का। तो मोंगूज एक ओडीएम है, और भी हो सकते हैं कोई, बट दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग विद। सो अगर आप इस मोंगूज या मोंगू डीबी में जाएं तो सबसे पहले ये 2-3 चीजें आपको बताता है। और उन 2-3 चीजों में ये तो बेसिकली डेटाबेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बता रहा है। तो मैंने कहा था हम जितना काम भी बैकएंड और डेटाबेस के दरमियान करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मोंगूज होगा। तो ये बेसिकली कह रहा है कि डेटाबेस का कनेक्शन ऐसे होगा। मैं इस पे बाद में आता हूँ, मैं पहले जाता हूँ रीड डॉक्स पे। और यहाँ जाके अगर आप ये देखें तो ये एक सिंपल सा स्कीमा बना पड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इम्पोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज। तो मैं यहाँ पे ये काम करूँगा जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं। और अब हम एक बनाएंगे जी, यही मोंगूज जो हमने यहाँ से लिया है, मोंगूज डॉट स्कीमा, ठीक। या यू भी कर सकते हैं, या आप इस मोंगूज में से जैसे इन्होंने किया हुआ है स्कीमा को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक। यानी आप कह लें जी कि कॉन्स्ट स्कीमा, और ये कहाँ से निकाल लें। और आपको पता है ये तरीका किसका है, डिस्ट्रक्चर करने का। इसका मतलब ये मोंगूज क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर से इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, मैं इसके अंदर से क्या निकाल रहा हूँ, स्कीमा निकाल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है कि हम फटाफट कर दें। सो अगला स्टेप ये है कि आपने बेसिकली इस स्कीमा को यूज करते हुए एक न्यू स्कीमा बनाएं। और ये बेसिकली एक फंक्शन है। नॉर्मली ये जो न्यू स्कीमा इस स्टाइल में जो चीज भी लिखी जाती है ना, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने का ये तरीका है न्यू के कीवर्ड के साथ। अब चूंकि ना हमने क्लास पढ़ी है, ना ही हमने कोई कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पढ़ा है, तो आप इसको याद कर लें, बेशक सपोज कर लें कि ये ऐसे ही है। ये जो स्कीमा है ना,
ये बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट लेता है एज एन इनपुट, ठीक? ये क्या लेता है एक, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने सारे के सारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इस स्कीम यानी जो हमारा डेटाबेस बनेगा, उस डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बनेंगी? फील्ड्स बनेंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ स्कीमा के अंदर जाके अपनी फील्ड्स बताते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि आईडी तो मैं नहीं क्रिएट करता, आईडी तो बिल्ट इन होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? टाइटल, साथ में मैं ये बताऊँगा कि ये टाइटल किस टाइप का है, स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट है, टाइम है, ऑब्जेक्ट है, अरे है, क्या भला है? तो हम चूँकि क्या बनाना चाहते हैं, स्कीमा किसका बनाना चाहते हैं? टू डू का स्कीमा बनाना चाहते हैं। तो वैसे तो आप इसको नाम भी दे दें, टू डू स्कीमा, क्लियर? तो उसमें जो पहली फील्ड होगी वो कौन-सी होगी? टाइटल की। दूसरी फील्ड होगी वो कौन-सी होगी? बॉडी की कह लें। ये नाम, फील्ड के नाम तो आप अपनी चॉइस से रखते हैं। और टाइप देखी थी जब हम मैनुअली क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ से हम ड्रॉप डाउन से टाइप भी सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो बॉडी भी क्या होगी बेसिकली? स्ट्रिंग होगी। और तीसरी चीज़ हमने क्या कहा था जी? स्टेटस। और स्टेटस को हम क्या कहते हैं जी? बूलियन। ये हमारा स्कीमा तैयार हो गया, क्लियर? अब ये इस तरह के जितनी भी कलेक्शंस चाहिए होंगी हमको, हम उन तमाम कलेक्शंस के लिए, सॉरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या बनाएंगे? एक स्कीमा। और स्कीमा में क्या होगा? उसी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट बने उसमें ये 3 फील्ड्स हों, टाइटल, बॉडी, स्टेटस। अब चूंकि मैंने फोल्डर को नाम क्या दिया है? मॉडल। और फाइल को नाम क्या दिया है? स्कीमा। इन दोनों चीजों में फर्क है, मॉडल भी और स्कीमा भी। कल तक मैं यही कहता आया हूँ कि यार ये सेम ही है। जब आपने ये स्कीमा बना लिया तो स्कीमा किसकी रिफ्लेक्शन है? डॉक्यूमेंट की रिफ्लेक्शन है ना। भाई स्कीमा किसकी रिफ्लेक्शन है? ये उल्टा पढ़ लें, डॉक्यूमेंट किसकी रिफ्लेक्शन होती है? स्कीमा। क्यों? डॉक्यूमेंट किसको फॉलो कर रहा होता है? ठीक। तो आप, जो डॉक्यूमेंट है वो किसके अंदर होता है? कलेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है आपने कलेक्शन भी तो बनानी है ना। तो हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि ये स्कीमा है, इस स्कीमा की बेस पे एक कलेक्शन क्रिएट कर दो। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक होता है, हमें स्टोर क्या करना है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, तो मल्टीपल मिलके क्या बनाते हैं? कलेक्शन। तो स्कीमा के बाद हमें इस स्कीमा की बेस पे एक कलेक्शन बनानी है जिसको हम कहते हैं कि हम एक मॉडल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मॉडल बना रहे हैं। मॉडल किस चीज का? एक पूरी की पूरी कलेक्शन का, जिसके अंदर क्या होने हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने हैं। उस काम के लिए आप फिर यहाँ आए। यू आर वेरी फ्री टू डू, आई मीन टू कंसल्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन इन द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तो बाद में आप खुद ही आदी हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा, इस स्कीमा की बेस पे मॉडल बनाने के लिए मेरे पास ये जो स्कीमा है ना, सॉरी, ये जो मोंगूज की लाइब्रेरी है, ये जैसे मुझे स्कीमा देती है ना, इसी तरह ये मोंगू मुझे मॉडल भी देती है। और इस मॉडल में 2 पैरामीटर्स हम पास करते हैं। ये मॉडल क्यों बना रहे हैं हम? स्कीमा की बेस पे कलेक्शन बन रहे, ठीक? तो इसका मतलब ये है कि मैं पहला पैरामीटर दूंगा जो कि कलेक्शन का नाम बन जाएगा। आप टू डूज नहीं देंगे, टू डू सिंगुलर देंगे आप, ठीक? मोंगोडीबी में जो नाम आप यहाँ मॉडल में सिंगुलर देंगे, मोंगोडीबी उसे खुद क्या बना देगा? प्लूरल बना देगा। आप टू डू देंगे तो जब ये डेटाबेस यहाँ कैंपस में मैं आके देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? टू डूज बन जाएगा। अब कलेक्शन चूंकि प्लूरल होता है तो आप नॉर्मली ये सेंस समझें कि आप, जैसे हम अरे को प्लूरल प्लूरल नाम दे देते क्योंकि अरे कैन कंटेन मल्टीपल एंट्रीज। अब मैंने कहा जी कि आप एक कलेक्शन बना दो। किस कलेक्शन में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किसी मॉडल को या किसी स्ट्रक्चर को या किसी स्कीमा को फॉलो करेंगे, तो मैं कहूंगा जी इस नाम की कलेक्शन बनाओ और उसमें इस स्कीमा की बेस पे बनाओ, इसको फॉलो करो। यानी इस कलेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट सेव करोगे
वो किसको फॉलो करेगा? इसको फॉलो करने का मतलब क्या है? उसमें 3 फील्ड्स आएँगी, पहले की टाइप ये होगी, दूसरे की टाइप ये होगी, तीसरे की टाइप ये होगी। तो यहाँ तक बात समझ आ गया? तो हमारा आधा स्कीमा कंप्लीट हो गया। अब चूँकि हम इस मॉडल को बाहर दूसरी फाइलों में या दूसरी जगहों पे यूज़ भी करेंगे, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? कोई भी नाम देते हैं और कोई भी नाम देके हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक? सो लेट्स डू दैट। अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, तो अच्छा इसको अभी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं चीज़ों को बड़ा सिम्प्लीफाई करके प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ठीक है? डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड विद इट। तो वापस आएँ और यहाँ आके आप स्कीमा को एक्सपोर्ट कर लें। कहाँ कर रहे हैं स्कीमा को एक्सपोर्ट? ओके, यहाँ नहीं कर रहा। इस स्कीमा को आप कोई भी नाम दे दें। कॉन्स्ट, ये क्या है? टू डू, ठीक? टू डूज़, और इसको आप क्या कर लें? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टू डूज़। इसका मतलब है अगर मुझे किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में टू डूज़ को या टू डूज़ के मॉडल को यूज़ करना है। अब हम दो ये डेटाबेस में जाके कलेक्शन बनाएगा। लेकिन मोंगूज़ के टाइम में इसको क्या कहेंगे हम, ये एक मॉडल है। ये क्या है? मैंने कल क्या कहा था, बिल्डिंग आप बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते वक़्त किसको फ़ॉलो करते हैं आप? मॉडल को। आप डेटाबेस में कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं तो आप किसको फ़ॉलो करेंगे? अंडरस्टूड है, मॉडल के अंदर क्या होगा? स्कीमा। समझ आई बात? मॉडल टू डू है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? स्कीमा। और अगर किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है तो मैं किस नाम से यूज़ करूँगा? टू डूज़, और ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जहाँ भी यूज़ करूँगा मैं नेम। अब चूँकि ये एक फाइल में अगर एक ही है, आपको पता है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डूज़। ठीक? अगर एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे तो फिर हम इसे डिफ़ॉल्ट हटा के क्या कर लेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया? बस आपका बन गया। अब मैंने स्कीमा बना लिया और मेरे पास डेटाबेस भी सेव है। स्कीमा किस में बनाया? मोंगूज़ में। डेटाबेस कौन-सा है? मोंगोडीबी। अभी भी ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? अपने बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने के लिए भी मुझे, मैंने कहा था मोंगूज़ क्या, ये एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन बैकएंड, कल की डायग्राम अगर याद करें, बिटवीन बैकएंड एंड डेटाबेस। तो अब इसके कनेक्शन के लिए आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक अलग फाइल, बल्कि एक अलग फ़ोल्डर बनाएँगे, उसको नाम देंगे कॉन्फ़िग। इस कॉन्फ़िग के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उसके अंदर हम कहेंगे जी db.js, ठीक? नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने db.js इसलिए भी लिया है, बल्कि आप db.js कह लें या आप कनेक्शन कह लें, CONNECTION, या आप सिंपली db कनेक्शन कह लें, व्हाट्सोएवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ हमने इस फाइल में अपने बैकएंड को, क्योंकि ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? हमारे बैकएंड में एग्जिस्ट कर रही है। कनेक्ट किससे होगी? डेटाबेस से। किसके ज़रिए होगी? मोंगूज़ के ज़रिए। तो सारे इंग्रीडिएंट्स तो हमारे पास हैं। अब ज़रा इसको पकाते हैं। जब मैंने मोंगूज़ डीबी की वेबसाइट का होम पेज खोला था, तो पहले पेज पे उसने मुझे बताया जी कि आप क्या करें, मोंगूज़ को कनेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, वही काम, क्योंकि मोंगूज़ ने ये सारा काम करना है, इम्पोर्ट मोंगूज़ फ्रॉम मोंगूज़। अच्छा, यहाँ तक ये काम करने के लिए ना ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में मोंगूज़ इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमने मोंगूज़ इंस्टॉल किया या नहीं किया? इस बात की श्योरिटी के लिए आप यहाँ जाएँ और अपनी डिपेंडेंसीज़ की लिस्ट में देखें। अच्छा, मज़े की बात कि हमारी कोई डिपेंडेंसी यहाँ, अच्छा 2 हैं, बॉडी पार्सर, और इसका मतलब मोंगूज़ हमने नहीं की हुई इंस्टॉल, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू इज़ कि बजाय इसके कि हम बाद में घूमते फिरें कि यार काम क्यों नहीं कर रहा? हम यहाँ पे क्या करें? मोंगूज़ को इंस्टॉल करें। npm i
मोंगूज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मोंगूज की लाइब्रेरी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जितनी देर में ये इंस्टॉल होता, हम वापस जाएंगे और यहाँ से वो इंपोर्ट वाला करेंगे। अब ये मोंगूज अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब हम ये कहेंगे कि इसी मोंगूज के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है कनेक्ट के नाम से, ठीक। इस कनेक्ट के नाम में सबसे पहले हमें क्या देना है? अपना वो यूआरएल, उस डेटाबेस का यूआरएल जिस डेटाबेस से हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो यूआरएल तो पता ही है आपको, लोकल होस्ट 2707 समथिंग लाइक दैट, ठीक। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली और अब हम देखते हैं हमारे पैकेज जेसन में। अच्छा, अक्सर ये होगा कि हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी लेकिन वो यहाँ लिस्ट, तो अक्सर आपने कमांड्स के साथ ये लगा हुआ जरूर देखा होगा, npm i mongoose हाई सॉरी हाइफन सेव, ठीक। तो फिर ये आपकी डिपेंडेंसी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। पहले भी वो थी, ठीक। अच्छा, इसने अभी भी नहीं की ऐड, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग। ये काम करेगी लेकिन हमें यहाँ चाहिए, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट किसी और बंदे को हम देंगे तो वो क्या करेगा? इस प्रोजेक्ट के रूट में आके npm इंस्टॉल करेगा। जब npm अच्छा, ये गलती हमने ये की है कि वो इंस्टॉल हो गई है लेकिन वो, ये गलती अक्सर मैं दोहरा देता हूँ, आपने नहीं दोहरानी। वो इंस्टॉल कहाँ हुई है? किस फोल्डर में? हमारे रूट में हो गई है, हमें रूट में तो नहीं करनी भाई, ठीक है। सो इसलिए इन तीनों चीजों को उठा के पहले डिलीट मार दें, सॉरी फॉर दैट। तो ये जरा आपने हाजिर दिमागी से काम लेना है, अदरवाइज आप कहीं की इंस्टॉलेशन कहीं करते फिरेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे जी कि वी विल सी समथिंग इनसाइड। इसको भी उड़ा दें और इसको भी उड़ा दें और अब यहाँ पे जाके नया टर्मिनल ओपन करें और सबसे पहले क्या करें? cd बैकएंड। अब क्या करें? npm i, या तो ग्लोबली इंस्टॉल कर लें, आपको पता है ये ग्लोबली कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। npm i mongoose सेव। वैसे नॉर्मली मॉडर्न तरीके में ना सेव देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एंट्री कर देता है, लेकिन अगर किसी वजह से ना करे तो आप एक्सप्लिसिटली सेव का फ्लैग देंगे तो वो आ जाएगा जेसन में, ठीक है। अब आपने करेक्ट डायरेक्टरी में इसे सेव किया, एनीवेज। सो अब आपका ये मोंगो जो है वो मोंगोडीबी। अच्छा, इसमें हमने क्या देना है? mongoose डॉट कनेक्ट। इसमें हमने यूआरएल देना है उस डेटाबेस का। हमें यूआरएल डेटाबेस की याद नहीं है, तो मैंने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब डेटाबेस के टर्म में सबसे पहली चीज क्या होती है? डेटाबेस, फिर कलेक्शन, फिर डॉक्यूमेंट, फिर फील्ड। तो मैंने फील्ड के लिए स्कीमा बना लिया, कलेक्शन के लिए उधर ही मॉडल बना लिया, तो डेटाबेस किधर से क्रिएट होगा, ठीक। तो ये यूआरएल किसका है? आपका डेटाबेस जो लोकली सेव है, सॉरी डेटाबेस नहीं, डेटाबेस का सर्वर, यानी एक सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ जो कुछ भी देंगे, टू डू डीबी, इस नाम से ये जाके क्या क्रिएट करेगा? डेटाबेस क्रिएट करेगा। कहाँ क्रिएट करेगा? ये जो पीछे यूआरएल दी है इस एड्रेस पे, ठीक। तो जब आप कनेक्शन देते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई करते हैं। अगर इस नाम से डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है तो ये दोबारा नया नहीं बनाएगा, और अगर नहीं मौजूद तो क्रिएट कर देगा। बात समझ आ गई है? अब डीबी के कनेक्शन के लिए ये दो स्टेप्स हो गए पहले, बाकी आपको तीसरा कोई स्टेप देने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेव कर लें, कॉन्स्ट कॉन में, और इसे export कर लें ताकि आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको, ठीक। की बात। अब अगला काम आपको ये करना है, यहाँ पे ना हम एक दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल होता है, इन्होंने नहीं दिया हुआ, हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि जैसे हमें ये पता लग रहा है ना सर्वर 8000, हमें एक मैसेज से ये भी पता लग रहा है कि डेटाबेस हैज़ कनेक्टेड या डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। अदरवाइज़ हमें कैसे ख़्याल है कि कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया। तो ये कॉल बैक में अगर डेटाबेस के कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस डेटाबेस कनेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मौसूल होती है? इस कॉल बैक फंक्शन में मौसूल होती है। ठीक? इस कॉल बैक फंक्शन में हम उसी तरह एक कंसोल मैसेज दे देते हैं। ये ऑप्शनल है सेकंड पैरामीटर, ठीक है? और इसमें हम कह देते हैं जी कि डेटा बेस इज़ या डेटाबेस कनेक्शन इज़ सक्सेसफुल। ये वेबसाइट पे नहीं है जहाँ से हम देख रहे हैं, लेकिन ये मैं खुद से दे रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाना चाहिए, ठीक है? अब जी सवाल ये है कि ये कैसे पता लगेगा कि डेटाबेस कनेक्टेड है और ये चलेगा कैसे? तो हमारी हर रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है? ठीक? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस यानी यूँ ही हम कहते हैं जो ही हमारा सर्वर चले तो साथ ही क्या कर देते हैं डेटाबेस भी स्टार्ट हो जाए या डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे इम्पोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट है ऑन फ्रॉम कॉन्फ़िग और डीबी कनेक्शन। ठीक? अब ये मुझे कह रहा है जी कि ऐप क्रैश्ड, वजह उसकी क्या है कि मैं यहाँ पे डॉट जेएस नहीं दे रहा। ये तो बता ही चुका हूँ ना आपको। सर्वर लिसनिंग पोर्ट दिस और अब ये मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है। इसका मतलब इसने कोई हरकत की है। अब आप इसको CON करके एज़ अ फंक्शन कॉल कर लें। ठीक? ये जो वहाँ से यानी मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हमें उसका रेफरेंस इधर स्टोर करेगा और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको ज़रा आई डोंट नो व्हाई इट इज़ डूइंग दैट बट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑन और डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ आके इसको यहाँ करता हूँ और अब हमारा सर्वर क्रैश कर रहा है। आपने ये वाला स्टेप ये वाले स्टेप्स जो है ना ये बड़े गौर से देखने हैं। वो क्या-क्या रहा है जी? कॉन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, व्हाई इज़ इट सो? डीबी कनेक्शन में ये भी दिए हैं, ये भी दिए अच्छा, मज़े की बात है कि हमें क्या पता कि ये हमें फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, ठीक? हमें तो नहीं पता ना। तो हम ये क्या करेंगे, इस सारे काम को ये करने के बजाय एक फंक्शन बनाएँगे, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी दिस, दिस और ये सारा कुछ मूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर भी नहीं बनते ना, हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारा और हमने ठीक है? और अब इस फंक्शन को हम यहाँ से क्या करते हैं, पोर्ट डिफ़ॉल्ट ये तो फंक्शन है ना अब इस फंक्शन को हम एज़ अ फंक्शन कन्वेंशन कॉल करेंगे और फंक्शन कन्वेंशन कॉल करने की क्या है, हम यहाँ पे जाएँगे और यहाँ क्या कहेंगे जी, कनेक्ट डीबी अब तो ये कन्फर्म है कि ये फंक्शन है। अब अगर मैं जाऊँगा तो माय ऐप इज़ नॉट गेटिंग क्रैश्ड और साथ में ये कुछ कुछ मैसेजेस या कुछ पैगामात दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं? Deprecation warning Mongoose. The strict query option will be switched back to false by default in Mongoose 7. Use mongoose.set. अच्छा ठीक है. If you want to prepare for this change, use mongoose.set this. To suppress this warning, use node trace deprecation to show where the खैर इसको छोड़े परे. वार्निंग है ये कोई एरर नहीं है ठीक है. अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान हो जाए तो फिर हम पढ़ेंगे. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
वो मैसेज भी आ गया खुद ही, कनेक्शन इज सक्सेसफुल। यानी ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन बनाना था, तो वो हो गया। अच्छा, ये बात क्लियर होगी जी। इसका मतलब ये हुआ, ये मैसेज आने का मतलब मैंने क्या कहा था, ये कब चलेगा, सेकंड कॉल बैक कब चलेगा, जब ये कनेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अगर आप कनेक्शन की डिटेल चाहते हैं, तो जब कनेक्ट करेगा तो कनेक्शन की जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल कर देगा। आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख लें। डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, और साथ ही में आपको क्या दे देगा ये, जो भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा उस किसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, कहाँ किया है, कब किया है, कैसे किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले कर देगा। इट इज टेकिंग लिटिल टाइम के कनेक्शन में, लेकिन हो जाएगा अल्टीमेटली सक्सेसफुली। ठीक है, लेट्स सी दैट। ठीक, connection is successful, mongoose server selection error cannot e connect, कुछ ना कुछ गलत है। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई मसला स्टिल है जो इतना टाइम लगा रहा है, नॉर्मली इतना टाइम लगाता नहीं। अच्छा, वैसे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, हमें इस मैसेज से तो लग रहा है कि सक्सेसफुल है। आगे ये क्या एरर है, ये हम अभी कोशिश करेंगे जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी जब डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड सेव करें, तो अगर उसने सेव सक्सेसफुली ना किया तो हम वापस आएंगे कि क्या एरर है। फिलहाल मैं ये बता दूं आपको कि चूंकि ये मैं रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहा हूँ, किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के पास, तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इसलिए होना चाहिए कि ताकि अगर इसमें टाइम लगे तो बाकी की फंक्शनैलिटी हॉल्ट। मैं ये क्या करता हूँ, ASYNC, और साथ में इसको क्या करता हूँ, AWAIT। समझ आ गई बात? तो एसिंक का वेट फंक्शन हम इसको बना देते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं वापस, यानी यहाँ तक काम हो गया मेरा डेटाबेस। अच्छा, मैं ये देखता हूँ डेटाबेस टू डूज के नाम से क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आए, पता नहीं इसको रिफ्रेश कैसे करते हैं, बंद करके दोबारा ऑन करते हैं। अब मैंने मैनुअली कोई डेटाबेस नहीं बनाया टू डूज के नाम से, ठीक है। सो मोंगो कंपस, ये तो ये नहीं बना, इसका मतलब है स्टिल समथिंग रॉन्ग। लेकिन हम एक ट्राई और कर लेते हैं अपना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके। हो गया, स्टेप्स आर दीज। आवाज आ रही है सर? अब हमने अगला काम ये करना है कि हम सपोज करते हैं जी कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है यूजर को, वो इंफॉर्मेशन आएगी आपकी। अच्छा, हमने अभी इसको यूज नहीं किया टू डूज को, हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया, कॉन्फ़िग की फाइल में कनेक्शन हो गया, हमने स्कीमा बनाया और स्कीमा की बेस पे मॉडल भी बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पे जाके, कंट्रोलर पे जाके, टू डू कंट्रोलर पे जाके यूजर से एक रिकॉर्ड भेजेंगे। और अच्छा, हमने एक फंक्शन और नहीं बनाया, गेट ऑल टू डू किया, गेट टू डू सिंगल आईडी किया, अपडेट किया, डिलीट किया, क्रिएट टू डू तो किया ही नहीं। यूजर से हमने टू डू लेना है तो डेटाबेस में सेव भी तो करना है, तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, क्रिएट टू डू। सो एक टाइम में एक ही टू डू क्रिएट होगा। मैं कहता हूँ जी क्रिएट टू डू, और अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि मैं फ्रंट एंड से टू डू भेजूंगा, और वो टू डू जो फ्रंट एंड से भेजूंगा दैट मस्ट फॉलो दिस स्कीमा। क्या क्या भेजना चाहिए, टाइटल, बॉडी और स्टेटस। सो लेट्स सी, हम जो भी आएगा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजेंगे तो वो कहाँ रिसीव होगा, आर ई रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में क्या आएगा, आर ई क्यू, रिक्वेस्ट में जो भी आए
उसकी बॉडी ले लो और वापस यूजर को वही दे दो, जस्ट देखने के लिए। अभी मैं डेटाबेस में नहीं भेज रहा, पहले ये फ्लो चेक करूँ कि फ्रंट एंड से जो डेटाबेस भेज रहा हूँ उसी पैटर्न पे भेज रहा हूँ जो मुझे चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये वापस रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है। अच्छा, क्रिएट टू डू तो मैंने बना लिया, लेकिन क्रिएट टू डू का राउट तो फिर भी नहीं बनाया, यानी ये चीज, ये पार्ट हम मिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक और ये दिस, और इसको क्या नाम दूंगा, क्रिएट टू डू। और ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट, क्योंकि क्लाइंट सर्वर पे डेटा भेजेगा ना, और इसको हम क्या कहेंगे जी, न्यू कह दें, या न्यू टू डू कह दें। यस, क्रिएट टू डू अब इंपोर्ट भी करना है, इसी सीक्वेंस में करें ताकि जरा वो हमारा सीक्वेंस खराब ना हो। सारा काम हो गया और सर्वर पे तो ऑलरेडी माउंटेड है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक और एंड पॉइंट बनाएंगे। कौन सा एंड पॉइंट बनाएंगे, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, और टू डू के बाद क्या आएगा, न्यू टू डू आएगा। और इसकी बॉडी में रॉ डेटा जेसन फॉर्म में भेजेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टाइटल, मैं इसको कह देता हूँ जी हम टाइटल। दूसरी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जी, बॉडी में इसको दूंगा जी हम बॉडी। और तीसरे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, स्टेटस, दैट मस्ट बी इन कोट्स। और इसमें क्या कहते हैं जी, फॉल्स। ठीक, यानी वो टू डू कंप्लीट नहीं हुआ तो फॉल्स है, टू डू कंप्लीट हो जाए तो स्टेटस को ट्रू कर दे। ये सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे में, तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में भी वही मिलना चाहिए, मिल गया रिस्पॉन्स में। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अगला काम। हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेके आ चुके हैं। अब यहाँ जेसन में ये नहीं भेजेंगे, बल्कि यहाँ से किधर भेजेंगे, डेटाबेस में। डेटाबेस से बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडल। मॉडल के अंदर क्या होना चाहिए, स्कीमा। वो तो सारा कुछ बना के हम अलग से फाइल में सेव कर चुके हैं, और यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी डिफॉल्ट के साथ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लो किसको, टू डू स्कीमा को, या सिंपली टू डूज को, ठीक है, टू टू डूज फ्रॉम विच फाइल, कंट्रोलर्स नहीं, मॉडल्स, मॉडल, मॉडल के अंदर टू डू स्कीमा। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो एक ही हो रहा है ना, और ये क्रैश की वजह आपको पता है कि आपने अपने मॉड्यूल्स को जेएस एक्सटेंशन के साथ देना है। ठीक, अब कह रहा है जी कि टू डू इज नॉट, टू डूज इज नॉट डिफाइंड, सो व्हाई इज इट सो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डूज। ये क्या मसला है, और यहाँ पे क्या कर लें, ये कर लें। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप स्कीमा को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी। अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड भेजना है। तो डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, मॉडल के पास। मॉडल क्या है, टू डूज, क्योंकि स्कीमा इसी के अंदर है ना। तो जो आपका मोंगूज है ना, वो आपके मॉडल के साथ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, आपके मॉडल के साथ बहुत सारे। तो मैं ये करता हूं जी कि टू डूज डॉट क्रिएट, ये क्रिएट का फंक्शन बिल्ट इन है। क्रिएट का फंक्शन किधर, किसके ऊपर, मॉडल के ऊपर। मॉडल आपकी चॉइस का हो सकता है, आपकी मर्जी का, आपका क्रिएटेड मॉडल हो सकता है। और इसमें मैं ये दूंगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट। अब मुझे फॉर्मेट तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, फॉर्मेट तो उसको पहले से ही पता है। और चूंकि ये नॉर्मली एसिंक ऑपरेशन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट।
ठीक, इतना काम करूं और यहाँ पे फिलहाल में साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या कह दूं, कोई मैसेज, टू डू हैज बीन क्रिएटेड। लो जी, एवरीथिंग इज वर्किंग, मुझे वो डेटाबेस सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए। अब आप बाकी कुछ भी नहीं करना, टू डूज डॉट की। अच्छा, ये कहाँ पे है क्रिएट, जितनी देर तक ये रन होता है मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिएट, फाइंड, फाइंड बाय आईडी, फाइंड एंड अपडेट, ये सारे फंक्शन मोंगूज में डिफाइंड है, जरा देखिएगा। और ये फंक्शंस आप किसी भी मॉडल पे अप्लाई, मॉडल्स पे आए और मॉडल्स पे ये नाम मैं ये बता चुका हूँ ना, mongoose डॉट स्कीमा और फिर mongoose डॉट मॉडल। नीचे आए तो यहाँ पे स्कीमा में होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे वो फंक्शंस, किधर, उसमें नहीं, वो एक अलग से पूरी लिस्ट है, उसमें आया होगा वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेफरेंसेस के तौर पे। एक पूरी अलग से लिस्ट है जिसमें फाइंड 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 फाइंड, वो लिस्ट मुझे ढूंढनी है क्योंकि आपके काम की वही है बेसिकली, ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए। डिफाइनिंग ए स्कीमा, क्रिएटिंग मॉडल्स, इंस्टेंस मेथड्स, सेपरेटली स्कैटर्ड फॉर्म में तो हर जगह पड़े मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। स्कीमा टाइप्स, ये डेटा टाइप्स की बात हो रही है जिनकी मैं बात कर रहा था ना, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, वो जो हम स्कीमा में डेटा टाइप्स देते हैं, ठीक है। कनेक्शंस, ये भी हमने कर लिया है कनेक्शन। अब देख लेंगे गैर महसूस अंदाज में आपने काफी कुछ कर लिया है इसमें से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स, क्यूरी, मेरे ख्याल में क्यूरी में होगा। यस, दिस इज द लिस्ट। मॉडल, ये मॉडल कौन सा होगा, आपका बनाया हुआ मॉडल। हमारा मॉडल कौन सा है, टू डूज। मॉडल के साथ कौन सा फंक्शन लग सकता है, डिलीट मेनी अगर आपने मल्टीपल डिलीट करने हो, डिलीट वन अगर आपने एक डिलीट करना हो, फाइंड अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स, फाइंड बाय आईडी अगर आपने आईडी की बेस पे एक रिकॉर्ड डेटाबेस से सेलेक्ट करना हो, वगैरह 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 वगैरह, ठीक। इनमें एक चीज आपको नहीं मिली, विच इज क्रिएट एंड सेव, ठीक है। वो ट्रस्ट मी वो होता है, वो फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो भी यहाँ कहीं मौजूद होगा, अब मैं ढूंढता फिरूंगा तो फिर ज़ाहिर टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो लो जी, सब कुछ तैयार है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, क्यूरी को भेजना है यहाँ से। और दिस टाइम आपको पता है मैंने बैकएंड में चेंज करके अब उसे रिस्पॉन्स में सिर्फ क्या आएगा, सक्सेस मैसेज, लेकिन डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। अगर कोई एरर आएगा तो फिर मेरी रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाएगी, ठीक, या सर्वर क्रैश हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। अभी तक मेरा सर्वर सही चल रहा है और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब अगर रिस्पॉन्स ना आए तो इसका मतलब मामला पीछे खराब हो चुका है, ठीक। और मामला खराब हो चुकने का मतलब कोई ना कोई डेटाबेस या कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो कहीं ना कहीं क्रैश हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है वो जरा पढ़ लें। एरर्स पढ़ना जरूरी होता है। मसला ये है जी कि वो कह रहा है जी कि टू डू डॉट इंसर्ट वन बफरिंग टाइम आउट आफ्टर वन, सॉरी 10,000 मिली सेकेंड, यानी 10 सेकंड्स के टाइम के बाद, यानी 10 सेकंड में इंतजार करेगा, 10 सेकंड में कुछ ना हुआ तो उसने क्या किया जी, आपकी रिक्वेस्ट का टाइम आउट हो गया, हमें आपके डेटाबेस से कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं कह रहा था कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब मसला कहाँ पे था, डेटाबेस के कनेक्शन के एरर। तो यानी मेरा बैकएंड जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सका। अच्छा, वो नहीं हो सका तो इसका रीजन क्या है, अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या है। तो मैं सिंपली क्या कहता हूँ, ये जो एरर की डिस्क्रिप्शन है ना, mongoose सर्वर सिलेक्शन एरर, ये पूरा कॉपी करें। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये रीजन भी हो सकता है कि ये पोर्ट किसी के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। ये रीजन हो सकता है कि आपका डेटाबेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल ना हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने तरीका ठीक अडॉप्ट किया हुआ है।
लेकिन जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है उसको उस पे कॉन्फिडेंट बंदा कैसे हो सकता है? कि भाई किस चीज़ का मसला है? बीच में और कुछ चीज़ दिखती नहीं है और ये चीज़ तो मैंने एग्ज़ैक्टली वही फ़ॉलो किया है जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में दिखी है। तो मैं सिंपली एरर कॉपी किया, आखिरी हल क्या है हमारा? स्टैक ओवरफ्लो या कोई ना कोई हेल्प। तो यहाँ पे एक तो मोंगोडीबी की ऑफिशियल कम्युनिटी में भी इश्यू डिस्कस हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ हम ही नहीं है ये एरर गेट करने वाले, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम कम्युनिटी का आंसर भी देखते हैं, साथ में हम अपना कोई गिटहब वाला सॉल्यूशन भी देखते हैं अगर इसने दिया हो। ठीक है, अभी वो नहीं मिल रहा बज़ाहिर, तो हम इसी को देखते हैं जी, ये क्या मसला क्या हो सकता है? हमें कहीं न कहीं कोई कुछ छोटा-मोटा हिंट मिल जाएगा ज़रूर। गिटहब पे भी ये पोस्टेड है। यहाँ भी क्या कह रहा है? देन restart the server and see if connects means that no MongoD instance is running at the given host and the port। अच्छा, वो कह रहा है जी कि ये एरर होगा और ये इसका जवाब होगा। Is your MongoD up and running on the port this? Can you connect it by the tool shell or compass? I have the same problem only when connecting in my Node.js app, but when connecting using shell or compass, there is no problem. I found the solution in the internet. If you are using the latest Node.js 17, then try updating the MongoDB URL from the local host. This. ये सारे solutions हैं लेकिन कहीं कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब इस पे आएं और इसको आप एक काम और करें। हम इसको करते हैं बंद और इसको भी करते हैं बंद और एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करते हैं, सर्वर को भी और अपना बाकी सारे मामलात को भी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप रीस्टार्ट करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो रियल टाइम पे नहीं पिक करता चेंज, ठीक? तो आप npm स्टार्ट, उससे भी पहले आप क्या स्टार्ट कर लें? MongoDB कंपास। आखिरी हल भी है, लेकिन पहले ये ट्राई कर लेते हैं, अगर इससे होता है तो ठीक, वरना हम आखिरी हल की तरफ जाएँगे। व्हिच इज़ दिस? एडवांस में जाएँ, MongoDB, सब कुछ ठीक लग रहा है और यूआरएल भी देखें आपने सही किया है। अगर वो नहीं काम कर रहा ना तो कॉन्फ़िग में जाके यही यूआरएल कॉपी कर लें, व्हिच इज़ दिस वन, दिस वन, सेम ही था ना? कोई फ़र्क नहीं था। और उसमें फिर आप ये करें, इसको कनेक्ट कर दें, कनेक्ट हो गया और फिर आप npm स्टार्ट में जाएँ और जब देर करे तो उसका मतलब कोई गड़बड़ है, देर ना करे तो। और ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल चुकी थी, हमने इसको पहले इग्नोर किया कि हम अपने बाकी लवाज़मात पूरे कर लेते हैं। अच्छा, जो आखिरी हल की मैं ज़िक्र कर रहा था ना, इतनी देर में ये रन होता, वो ये है कि आप इसी कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी एक और सेपरेट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें या पावर शेल ओपन करें, कुछ भी, और इस पे एक कमांड रन करें, मोंगो डी। ये देखें कि ये चल रहा है या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक, मोंगो डी ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है जिस तरह, यानी ये जो यूआई है, ये प्रॉपरली, मैंने क्या कहा था कि हमारा जो डेटाबेस है वो एक्चुअली क्या है, कमांड लाइन है। और कमांड लाइन चूँकि कमांड्स हमें समझ नहीं आती तो हमें फ्रंट एंड में एक लेयर बना ली थी या एक इनफैक्ट जीयूआई टूल ले लिया जिसको क्या कहते हैं, कंपास। तो ये बिहाइंड द सीन क्या चलाता है, कमांड ही चलाता है। तो आई थिंक कि ये इस कमांड को ही कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा। मोंगो डी, ये मोंगो डी बेसिकली मोंगो सर्वर की कमांड है, मोंगो सर्वर के स्टार्ट या उसके स्टेटस को चेक करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी। आपको मैं बताता हूँ, वैसे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके सिस्टम में नहीं आना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम भी।
mongo d command not found. इसकी रीजन यहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा कमांड दिया होगा इसको पहले स्टार्ट करने के लिए mongo d। अच्छा वो क्या कह रहा है जी, चलिए इसका मतलब है हमारी इंस्टॉलेशन में कोई इशू है, ना मोंगो चल रहा है ना मोंगो डीबी चल रहा है और ना हमारा यूआई जो है वो बैकएंड पे उन कमांड्स को ट्रिगर कर पा रहा है। तो हमारी बेसिकली किस में इशू है, डेटाबेस की इंस्टॉलेशन में इशू है। उसको फिक्स करते हैं और उसको फिक्स करने के लिए एक सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है मैनुअली। वो सर्विस स्टार्ट करने के लिए विंडोज 10 मोंगो डी एंड मोंगो कमांड्स नॉट वर्किंग ऑन विंडो 10। इसका मतलब ये भी एक इशू हो सकता है। नॉर्मली ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे इशू आ रहा है, आपके सिस्टम में ये इशू नहीं आना चाहिए। अगर आया तो ये अच्छी बात हुई कि हमें इशू मुझे आ गया तो मैं तो एक्सप्लेन करके रिजॉल्व करके आपके सामने स्टेप्स भी फॉलो करूंगा, तो आपने फिर अगर आपको आया तो आप भी यही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो चीज है नेट स्टार्ट मोंगो डीबी, आपके विंडो में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना, बिहाइंड द सीन वो कोई ना कोई सर्विस चल रही होती है, कोई ना कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये कमांड है, अगर आपके मोंगो नहीं चली तो पहला डाउट आपको ये जाए कि आपकी वो सर्विस कंपस ने स्टार्ट नहीं की या नहीं कर सका फॉर एनी रीजन। तो आप सबसे पहले ये ट्राई करें नेट स्टार्ट मोंगो डी। ये आखिरी हल है, पहले बाकी हल देख लें कि आपने खुद तो कोई बोंगी नहीं मारी, खुद तो कोई मसला नहीं किया। तो अब ये देखिए उसे क्या कह रहा है, सिस्टम एरर 5 हैज अकर्ड। अब अगला हल ये है कि शायद मैं एडमन से हूं या नहीं हूं, यानी मैं ये कमांड जो चला रहा हूँ इसका मतलब मैं किसी सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट कर रहा हूँ बैकग्राउंड सर्विस को, तो मुझे ये काम करना है बीइंग एडमिन। तो मैं ये मुझे नहीं पता कि पावर शेल बतौर एडमिन खुला है नहीं खुला। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ cmd। तो मुझे ये डर है कि आप कहेंगे यार ये इतना मुश्किल काम है, हालांकि ये एरर नहीं आता नॉर्मली, कभी कभार खुशकिस्मत लोग सामने बैठे हो तो आ जाता है, ठीक है। एनीवेज सो मैं क्या कहता हूँ जी, नेट स्टार्ट मोंगो डी। अच्छा वो कह रहे जी सर्विस नेम इनवैलिड, अब वो एरर नहीं दिया उसने एडमन के राइट से, ठीक है। मोंगो कह लें सर्विस, इसका मतलब ये है कि मुझे तो डैम श्योर है जी कि हमने कोई इंस्टॉलेशन में ही गलती की है या हमारी इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लें। लेकिन उससे पहले जरा हमने आधा सोल्यूशन देखा है ना पाकिस्तानी लोगों की तरह। चलें जी, फॉर विंडोज इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज द फुल पाथ to the exe unless you add it to the path. To add it, get path to bin something like c program files mongodb server this bin। इस bin का हमने path get करना है। path कैसे get करेंगे, जहां ये इंस्टॉल है, कहां इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। हम वहां जाएंगे। अब हम टिपिकली अपने सारे सॉल्यूशन में फेल हो चुके हैं, तो हम सारा का सारा सॉल्यूशन पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। तो mongodb में जाएं, सर्वर में जाएं, वर्जन में जाएं, बिन में जाएं और ये पाथ कॉपी कर लें। स्टेप 1 ये है और ये मुझे किसने बताया, ये गेट पाथ टू बिन मैंने अपनी बिन का कर दिया। आपके सिस्टम में ये पाथ डिफरेंट होगा लेकिन तरीका यही होगा। प्रेस द विंडो की, टाइप env एंड एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। विंडो की कीबोर्ड से env और प्रेस द एनवायरनमेंट वेरिएबल। मैं इसलिए फ्लो के साथ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कहाँ चीजें कहाँ पड़ी हैं, लेकिन आप अगर नहीं हो रही तो आप ये याद रख लें, मैं इसके साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, फिर ऑन द एडवांस टैब क्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये मैंने कर दिया था। इन द यूजर वेरिएबल फॉर दिस सेक्शन सेलेक्ट पाथ एंड देन क्लिक एडिट। अच्छा यहाँ पे आए, ये यूजर वेरिएबल्स हैं और ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं। तो उसने मुझे क्या कहा,
यूजर वेरिएबल्स में जाके एडिट पे क्लिक करें, मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ ये वाले एडिट पे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद क्लिक न्यू, सॉरी, click new and paste your path with the trailing slash that is this। इसका मतलब ये हुआ, आप एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे उसने वो न्यू शू का ऑप्शन है नहीं, कुछ सिस्टम में न्यू का ऑप्शन होता है, बहरहाल आप यहाँ पे वो जो पाथ कॉपी किया ना आपने अपना बिन वाला, वो इसी तरह ट्रेलिंग सॉल्यूशंस ट्रेलिंग स्लैशेस के साथ दे दें, ठीक। और इसको नाम दे दें आप क्या, मोंगो डीबी, इसे ओके कर दें, यहाँ आ जाएगा मोंगो डीबी, ठीक। यानी ये आपने नया यूजर वेरिएबल बना लिया। ओके कर दें इसको, इसको भी ओके कर दें। अब वो यही कह रहा था, क्लिक न्यू एंड पेस्ट योर पाथ विद अ ट्रेलिंग स्लैश। हमने क्लिक न्यू नहीं किया, हमें डायलॉग बॉक्स ही नया मिल गया, तो दैट्स गुड फनी। क्लिक ओके 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 एंड रीस्टार्ट योर कमांड विंडो टू एग्जांपल यू हैव सीन द प्रोबेबली बेस्ड वगैरह वगैरह। तो होपफुली कि ये सॉल्यूशन, क्योंकि सेकंड वाला भी यही ओपिनियन दे रहा है, पाथ ऐड करें, थर्ड वाला भी यही ओपिनियन दे रहा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके, सिस्टम वेरिएबल में जाके पाथ एडिट करके करें। तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा लोगों की ये आरा थी। अब हम दोबारा जाते हैं कमांड में या पावर शेल में, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसे रन करते हैं, इसे रन करते हैं और MONGO मोंगो MONGOD दोनों अभी भी नहीं कॉन्फ़िगर हो रही, ठीक। तो हम क्या करते हैं, नेट स्टार्ट मोंगो डी इनवैलिड। इसका मतलब है भाईजान हमें कोई दूसरा हरबा आजमाना पड़ेगा। npm start not help is available net start। अच्छा, एक काम और, दोबारा जाएं env में, environment वेरिएबल्स में, और जैसे ये यूजर वेरिएबल्स में किया ना, वैसे यहाँ भी करें। अच्छा सॉरी, ये काम हमने इस तरह भी कर सकते हैं। पाथ को सेलेक्ट किया, एडिट किया और न्यू किया और यहाँ पेस्ट किया, ये शायद हमने मिस किया। बिन हो गया, इसको कर दें यूं, इसको कर दें यूं और इसको कर दें यूं। अब दोबारा पावर शेल में जाएं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और मोंगो डी, ठीक। अब मोंगो डी पे ये चल पड़ी सर्विस। इसका मतलब है कि हमारा किसका इशू था, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का था। रिवाइज कर दूं कैसे सेट करते हैं, या कर लेंगे, वीडियो में है डिस्क्रिप्शन में। अब जरा मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, मेरी मोंगो डी यहाँ भी जल्दी है, ये मोंगो डी, अच्छा जी, मुझे शायद ये बंद करके सारा कुछ ऑन करना पड़ेगा। सो दिस और मुझे मोंगो मोंगो डी मोंगो, और ये भी नहीं चलती तो फिर नेट rt स्टार्ट मोंगो डी। ये भी काम ना करे तो ये, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे सिस्टम पे वो चल गई है, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अब मसला किसका हो सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड का हो सकता है। तो मैं इसे बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ और दोबारा यहाँ पे ओपन है यार, यहाँ पे आके व्हाट वाज द नेम, टू डू मर्न। ये अच्छा हुआ कि हमने एक सेपरेट टू डू पे ये काम किया, सारे तजर्बे लाइव प्रोजेक्ट में ये मसला नहीं आया। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के मसाइल हैं, इसमें कोई डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। मशीन है, मशीन किसी भी टाइम खराब हो सकती है या उसमें कोई मसाइल हो सकते हैं, विंडो की इंस्टॉलेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में वगैरह वगैरह। सो नाउ अब मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ, दिस MONGO
डी ओ ये चल पड़ी। तो इसका मतलब किसका इशू था? मेरे इसको रीस्टार्ट करना था इस टूल को, ठीक है? अब मैं यहाँ पे करूँगा जी, मैं बैकएंड पे हूँ ऑलरेडी, npm स्टार्ट। अब मुझे वो एरर नहीं आना चाहिए टेक्निकली, तभी मेरे डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होगा। सो नाउ स्टिल इज एन एरर। अब इसको हम देख लेते हैं। स्टिल इज एन एरर, रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा। वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का तो मतलब पता है ना कि उससे 10 सेकंड तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उसने कहा जी कोई मसला है, आप उस मसले को पहले हल करें। तो किधर गया हमारा कन्फिग, यानी मसला हमारा यहाँ पे है, जगह हमें पता है। और अब हम जाएंगे जी इस मसले को, अब एक ही हल है भाई, मैं अपने सारे हरबे आजमा चुका हूँ, अब आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना है और उसको लगाना है। अच्छा, another reason to it, if you enabled your property in YAML file and it is not formatted properly। अच्छा, YAML तो हम यूज नहीं कर रहे। Mongo sh command from your terminal, Mongo command no longer works 6 point and above if you're trying to connect from the connection URL, try changing it to something like। अच्छा, एक और हरबा भी आजमा लेते हैं जी, ये जो साहब फरमा रहे हैं ना, तो हम ये हरबा भी आजमा लेते हैं, सॉरी ये हरबा भी आजमा लेते हैं, ठीक है। यस। सो डेटाबेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल। आगे हमें वो एटलीस्ट एरर नहीं आया और फौरन कनेक्ट भी हो गया। ये क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आपने पीटीसीएल का कनेक्शन लगाया होगा, आपने एबीसी एक्सवाईजी बहुत सारे कनेक्शन लगाए होंगे, तो हर एक सिस्टम, हर एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर या हर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए उस डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। ये तो पता है आपको। जब हम सर्वर को एक्सेस करते हैं तो वो भी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। तो जब मैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करता हूँ नेटवर्क पे, तो उसे किससे एक्सेस करता हूँ? आईपी से एक्सेस करता हूँ। तो फिर ये मैं जो ये कर रहा हूँ व्हाट्सएप के सर्वर को एक्सेस, तो मैं आईपी से क्यों नहीं कर रहा? इससे क्यों कर रहा हूँ? यहाँ एक बात होती है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर्स, ये डोमेन नेम सिस्टम्स का भी आपने सुना हो। जितने भी हम www.something.com मीनिंगफुल नेम लिखते हैं ना, ये हमेशा बैकएंड पे किसी आईपी से मैप होते हैं। किसी आईपी से, क्योंकि आईपी को याद रखना ज़ुबानी मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, तो इसलिए उन्होंने हर आईपी के अगेंस्ट क्या कर दी हुई है? कोई मैपिंग। इसको डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं। ये जो हमने यहाँ लोकल होस्ट लिखा हुआ था ना, तो हम किसी सिस्टम को ही एक्सेस कर रहे थे ना, और सिस्टम इस केस में कौन सा था? हमारा अपना सिस्टम। याद रखिएगा कि आप पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आईपी से एक्सेस करते हैं। आपके अपने लोकल सिस्टम का जो आईपी होता है वो होता है 127.0.0.1। जहां भी ये लिखा हुआ देखें, इसका मतलब ये किसका एड्रेस है? आपके अपने लोकल सिस्टम का। और इसको हम कहते हैं लूप बैक आईपी। इस आईपी पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो वापस मुड़ के कहाँ आएगी? आपके सिस्टम पे। तो इसे हम क्या कहते हैं? लूप बैक। तो ये लोकल होस्ट लिखा हो या 127.0.0.1 लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ आ गई? हमारा काम इससे चल गया, तो शुक्र है बात कल तक नहीं गई। अब हम यहाँ पे आते हैं और अब ये एरर नहीं आएगा, कम से कम आई एम होपफुल। वैसे तो मैं पहले भी बड़ा होपफुल हुआ हूँ 2-3 दफा, लेकिन खैर। अब मैं यहाँ पे किया टू डू हैज बीन। अच्छा, अब टू डू हैज बीन क्रिएटेड का मतलब क्या है? कि ये इस लाइन से गुजर के गया है। इस लाइन से
जब इस लाइन से गुजर के गया तो इसका मतलब क्या है भाई, इसने टू डू का मॉडल यूज किया, उसका क्रिएट का फंक्शन यूज किया और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी डेटा था वो उसने स्कीमा के हवाले किया और स्कीमा ने डेटाबेस के हवाले किया। आई एम होपफुल कि हो गया होगा, नॉट कंफर्म येट। तो इससे पहले जब कनेक्शन में कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होगा तो किसके साथ हुआ होगा, डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा तो होगा ना, तो डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, यानी एक मसला हल करने में सारे मसले हल हो जाने चाहिए। तो अब मैं अगर किसी तरह इसे रिफ्रेश करूं या रीओपन करूं तो मेरे पास ये अगर ना चले ना तो एक दफा रीओपन करके देख लिया करें, ये स्टार्ट करके देख ले बाजुकात वो रियल टाइम पे। तो यहाँ पे एक डेटाबेस भी होना चाहिए, उस डेटाबेस के अंदर बन गया डीबी, इसके अंदर एक कलेक्शन भी होनी चाहिए और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए जो मैंने फ्रंट एंड से भेजा था विद इट्स ऑन आईडी। दो फील्ड ये खुद देता है, एक वर्जन और एक आईडी। बाकी ये तीन हमारी हैं, सम टाइटल सम बॉडी दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम दिस। अच्छा, आप दूसरी रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब चल गया था दो तीन करके देख लेना, मजा आया था ये। अब कहते हैं जी ट्रू करते हैं, इसको भेजते हैं। अब मतलब काम शुरू हो गया तो फिर पंगे लें, मजा आएगा। यहाँ पे अब आना चाहिए इसको, ठीक है। आई डोंट नो इसका रिफ्रेश का बटन कहाँ पे है, कहीं से रिफ्रेश करेंगे आप इसको तो दोबारा से आ जाएगा। इस पे जाएं और वापस इस पे, ठीक किधर रिफ्रेश है, रिफ्रेश 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 पता नहीं कहाँ है रिफ्रेश, नहीं है रिफ्रेश है, दोबारा ओपन कर लें, लेकिन वो सेव हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर एरर। अब हम प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी करेंगे, जब एरर आए तो क्या करे, ना एरर आए तो क्या करे, ये करे वो करे, एटलीस्ट यूजर को इन्फॉर्म करे, सब कुछ करे, सारा कुछ करे, सारा कुछ करेंगे के साथ। आज का अगर ये हम ना फंसते ना तो हम काफी कुछ कर चुके होते। यानी अभी तक हमने क्या किया, नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, फ्लो कंप्लीट हो गया, हम उसको गेट भी कर लेते हैं, हम सारा कुछ कर लेते, बट हम चूंकि वो फंस गए एक काम में और उसने हमारी गोटी अड़ाई दी। तो दैट्स प्रीटी मच डन विद इट। हमारा फ्लो कंप्लीट हो चुका है, हमने फ्रंट एंड से इन्फॉर्मेशन ली, बैकएंड पे भेजी, बैकएंड से फिर डेटाबेस को भेजी और डेटाबेस में वो सेव होगी। गेट ऑल टू डूज बड़ा सिंपल सा है, वो भी कर लेते हैं 2 मिनट में। अब ये सारे काम किसके थ्रू होंगे, मॉडल के थ्रू होंगे। सारी बिल्डिंग किसको फॉलो करके बनती है, मॉडल को फॉलो करके बनती है। तो मुझे अब क्या चाहिए जी, मुझे गेट ऑल टू डूज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली अगेन सारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रही है, एसिंक में मैं यहाँ पे करूंगा वेट, वेरी गुड, और अवेट के बाद आप समझ गए होंगे टू डूज डॉट फाइंड। फाइंड से तमाम रिकॉर्ड्स क्या करेगा, गेट कर देगा। अगर आप फाइंड में ये खाली देंगे या कुछ भी नहीं देंगे, लेट्स सी। अब जब ये रिकॉर्ड लाएगा, यहाँ हमने कुछ सेव नहीं किया था क्योंकि यहाँ कुछ ला तो नहीं रहा था, यहाँ तो हम भेज रहे थे, तो यहाँ जब कुछ लाएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, टू डूज की लिस्ट मिलेगी और ये टू डूज की लिस्ट हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में पास कर देते हैं, बस। उधर से फ्रंट एंड से आईडी भेजेंगे और डेटाबेस में फाइंड बाय आईडी का फंक्शन कॉल कर लेंगे। कितना सा आसान है। अब हम देखते हैं किस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, गेट ऑल टू डूज। ये है मेरा गेट ऑल टू डूज, गेट रिक्वेस्ट है, सब कुछ ठीक है। मुझे क्या मिलना चाहिए, जितने टू डूज डीबी में सेव है सारे सेव है, इतना सा काम, 2 मिनट बस फिनिश। अब इसी तरह जब आप टू डू बाय आईडी करेंगे तो यहाँ से क्या भेज रहे हैं आप, आईडी भेज रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, वही काम टू डू बाय आईडी में, आप टू डू बाय आईडी पैरम्स में भेज रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो पैरम्स में कैसे मिलेगी, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट PARAMS, ऐसे ही है। पैरम्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में से आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक। इसको क्या करें, जेसन, और इससे बाहर है ये क्या करें, वेट टू डूज डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसको क्या दे दें, ये जो आईडी आपने रिक्वेस्ट से निकाली, ठीक। आपको वापस क्या मिलेगा, कॉन्स्ट सिंगल टू डू, ऐसे ही है ना। इसको उठा के किधर पास कर दें, इधर। अब फ्रंट एंड से भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको एक आईडी चाहिए होगी, आईडी शुड बी वैलिड,
तो वैलिड आईडी कहाँ से मिलेगी? ठीक है समझ? यहाँ से मैं जाता हूँ, मैंने कहा जी स्लैश टू डू स्लैश आईडी, आईडी शुड बी वैलिड। यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा, ये पर्टिकुलर, इसको भी सेव कर दें, इसको भी सेव कर दें कल के लिए और इसको भी सेव कर दें कल के लिए। ये क्या था हमारा? सेव टू डू या क्रिएट टू डू? मज़ा आया? कितना सिंपल काम सा था। तो आज के लेक्चर में जो बीच की थोड़ी-सी इनकन्वीनियंस है उसके लिए नोबडी कैन कंट्रोल दैट। हर किसी को किसी भी वक़्त या किसी भी को भी किसी भी वक़्त कोई भी एरर आ सकता है। अच्छा ये हुआ कि आपका एरर मेरे पास आ गया, वरना आपके पास आता तो आप खपते ही रहते और उसका सॉल्यूशन लेके फिर मैं उसका इनफैक्ट सॉल्यूशन के लिए फिर मेरे पास आते तो बेहतर है कि मुझे ही एरर फेस करने पड़े और मुझे ही सारा कुछ बताना पड़ा। तो आप मेंटली रेडी रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ सीधा ही होवे, कभी कुछ डिंगा भी हो सकता है। अच्छा, अपडेट और डिलीट के लिए हमें थोड़ी-सी मज़ीद कन्वेंशन करनी पड़ेगी। बिल्ट इन फंक्शन ये भी हैं, लेकिन डेफिनिटली विल टॉक अबाउट देम टुमारो। और आज तकरीबन फ्लो तो हमारा बन ही गया सारा का सारा। तो कल हम थोड़ी-सी एरर हैंडलिंग और बाकी सज्जे-खब्बे चीज़ें जो प्रॉपर अगर कोई एरर आ जाए तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस एरर को हैंडल कैसे करेंगे, कहाँ लेके जाएँगे। तो प्रोबेबली कल हमारा आखिरी दिन है। कल थर्सडे तो 1 आध दिन और चाहिए होगा हमारा, आज दिन ज़ाया हो गया आज थोड़ा-सा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज़ फराज साहब मेरे ख्याल में बीच में ही भाग गए। नहीं, हैं, सॉरी। सर मैं भागता नहीं हूँ, इधर ही हूँ।